हेलो दोस्तों, हैंड रिटन जीएस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और जितना भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को क्लास में ही याद करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर याद नहीं होगा तो हम लोग हर एक चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इन 7 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, एक कहानी की तरह हम इसको समझेंगे और बहुत ही रिलैक्स मोड में आप लोग इसको देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर यहाँ पे देखने वाले हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हम लोगों का व्यापार कुस्तुनतुनिया से या कह सकते हैं एशिया माइनर से होते हुए यूरोप में हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर कुस्तुनतुनिया में कुछ दूसरी रियासतों का जो है आक्रमण हुआ, कब्जा हुआ, जिससे हमारा व्यापार अवरुद्ध हुआ। साथ ही साथ यूरोप में कुछ रेजिनेंस जो कि रेजिनेंस जो कि पुनर्जागरण की स्थिति चल रही थी, जिससे नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई और यूरोपीय कंपनियां भारत में डायरेक्टली समुद्री मार्ग से आने लगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनियां थी जो कि भारत आईं, सबसे पहले कौन आई और सबसे बाद में कौन आई, सबसे पहले कौन गया और सबसे बाद में कौन गया, उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या किसका विस्तार हुआ, क्या कौन सबसे प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर में देखेंगे। दूसरे चैप्टर की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। ठीक है, तो बेसिकली जो जितने भी यूरोपीय कंपनियां आईं उसमें से सबसे प्रभावशाली आप भी जानते हैं कि कौन रहा, ब्रिटिशर्स रहे। ठीक है, तो जानेंगे कि इन्होंने प्रभावशाली बनने के लिए भारत में क्या कुछ किया, कैसे ये प्रभावशाली रहे, इन्होंने कैसे अपना साम्राज्य जो कहते हैं उसको एक्सपेंड किया, बंगाल में इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, मैसूर में कौन कौन से युद्ध लड़े। ठीक है, फिर मराठा से कौन कौन से युद्ध लड़े और कैसे अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार भारत में किया। ठीक है, तीसरा चैप्टर है ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ। विस्तार के साथ साथ इन्होंने कुछ अच्छी नीतियाँ भी अपनाई होंगी जिस कारण ये प्रभावशाली रहे, तो उन सारी नीतियों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 1857 की क्रांति। दोस्तों, हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम लोग एक अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। पाँचवा चैप्टर है ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर। ब्रिटिश काल के कौन कौन से गवर्नर थे जो भारत आए, उन्होंने क्या क्या अपनी नीतियाँ अपनाई, किस काल में वो रहे, क्या क्या उन्होंने युद्ध लड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में देखेंगे। और छठवां चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि शुरू होता है बेसिकली 1885 से और ये चलता है 1947 तक। ठीक है, तो जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई और बहुत ही छोटे मोटे बड़े ये सारी घटनाएं होती हैं, इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत देखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ विविध चैप्टर है, जैसे कुछ बुक्स, उनके ऑथर्स और भी बहुत सारी चीज़ें विविध में हम लोग, जितनी भी सारी चीज़ें बचेंगी विविध में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि है यूरोपीय कंपनियां भारत तो आई, लेकिन उसका मेजर रीज़न क्या था।
तो सबसे बड़ा कारण ये था जिसके लिए यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस कंपनी इन इंडिया, तो हम लोग आंसर करेंगे स्पाइस ट्रेड, मसाला व्यापार। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा हो गया। कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर वो जगह हैं जिसके थ्रू हमारा जो भी व्यापार होता था, चाहे वो मसाले का हो और चाहे और भी चीज़ों का हो, वो स्थल मार्ग के द्वारा यूरोप तक कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर के द्वारा ही पहुंचता था। लेकिन जब उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा हो गया, इससे हमारा जो मसाले का व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तथा उस पर अरबी नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो मेजर रीज़न क्या था, मसाला व्यापार, दूसरा उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा। ठीक है, साथ ही साथ पैरेलल हमारे यूरोप में क्या चल रहा था, एक पुनर्जागरण की भावना, जो कहते हैं पुनर्जागरण का एक स्वरूप चल रहा था, जिसमें मानवता और वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे और धर्म सुधार वाली ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि नवीन जब वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे तो लोगों ने, यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे नवीन समुद्री मार्गों की खोज करके हमारे व्यापार को डायरेक्टली इंडिया से किया जाए। ठीक है, तो इंडिया के अलावा भी कई जगहों पर इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। जैसे 1492 में अगर देखें तो जो कोलंबस था, स्पेन का रहने वाला था, ये अमेरिका पहुंचा। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, 1498 में भारत पहुंचा। और जो कुक की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। और तस्मान की बात करें तो इसने हॉलैंड हॉल की खोज की। ठीक है, तो मेजर रीजन क्या था, यूरोपियन कंपनी का भारत में आना, मसाले का व्यापार और 1453 में हुए उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। ठीक है, ये हमने चीज़ जान ली कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई। अब एक बार ये नज़र डाल लेते हैं कि साथ ही साथ पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से कि अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। पुर्तगाली जो थे वो हमारे भारत में आने वाले सबसे पहले लोग थे, जो कि वास्को डी गामा आया था 1498 में। ठीक है, दूसरे जो लोग थे वो डच थे, तीसरे अंग्रेज़ थे, चौथे डेनिश थे, पांचवें फ्रेंच थे। डच हमारे यहाँ 1605 में आए, अंग्रेज 1608 में आए, डेनिश 1620 में और फ्रेंच 1668 में आए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आने का क्रम तथा जो कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट का समय है, ये दोनों अलग अलग हैं। एक बार ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगाली भारत कब आए, तो हम लोग को पता है सबसे पहले पुर्तगाली। लेकिन अगर पूछ लेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वो दूसरे नंबर पे हो, यानी कि वो डचों के पहले हुई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पुर्तगाली जो कंपनी है जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ये बनी 1498 में। उसके बाद हालांकि डच बाद में आए, डच पहले आए, लेकिन जो कंपनी थी वो अंग्रेज़ों की पहली बनी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन ये भारत कब आए, ये डचों के बाद आए। और डच की जो कंपनी है वो 1602 में बनी, 1616 में बनी डेनिश की कंपनी। साथ ही हम लोग देखेंगे जो फ्रांस की कंपनी है वो बनी 1664 में। तो एक बार इसका क्रम हम लोग याद रख लेंगे। आगमन के रूप में P, D, B, D, F है। जैसे P से हो गया पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रेंच। वहीं हम अगर स्थापना के रूप में देखें तो यहाँ पे है P, B, D, D, F। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है।
हालांकि हम लोग अभी एमसीक्यू लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट हैं, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि भारत आई, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने अपना पहला केंद्र खोला और कहाँ खोला और कब खोला। ठीक है, पुर्तगाल की बात करेंगे तो कोचीन में, जो कि केरल में है, इन्होंने अपना पहला केंद्र खोला 1503 में। डचों की बात करेंगे 1605 में ये भारत आए और 1605 में ही इन्होंने मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, पहला केंद्र खोला। अंग्रेज़ों की बात करें तो सबसे पहले 1608 में आए और इन्होंने भी 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में अपना पहला केंद्र खोला। डेनिश की बात करें और फ्रांस की बात करें तो डेनिश ने टैंक्यूबार में, जो कि तमिलनाडु में है, 1620 में, और सूरत में 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना पहला केंद्र खोला। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है कि किस कंपनी ने अपना पहला केंद्र कब और कहाँ खोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए। अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, सबसे पहले पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। ठीक है, तो हम लोग एक एक कंपनी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या किया, डच आए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच, तो एक एक कंपनी के बारे में हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1498 में आई थी, और ये इंडिया में आने वाली सबसे पहली कंपनी थी। और याद रखने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि सबसे बाद में जाने वाली जो कंपनी थी वो भी पुर्तगाल ही थी। हम लोग को पता है 1961 में सबसे लास्ट में 1961 में इन्होंने गोवा से, जो कि भारतीयों ने ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में गोवा से इनको भगाया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हेनरी द नेविगेटर की। तो दोस्तों जब कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया सल्तनत का राज हुआ तो पुर्तगाल में एक राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर। इसको नेविगेटर इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा ही साइंटिफिक टेम्पर का बंदा था, साइंस पे बिलीव करता था। ठीक है, इसने 2 बार, पहली बार इसने ट्राई किया 1487 में और दूसरी बार 1498 में। ठीक है, पहली बार में इसने बर्थोडियोज नाम का एक बंदा था जिसको इसने नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा गया। ठीक है, जो कि केप ऑफ गुड होप, ये एक दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक पहुँचा और वापस पुर्तगाल लौट गया, वो इसके आगे नहीं जा पाया। ठीक है, तो सबसे पहला अटैम्प्ट 1487 में बर्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक पहुंच के किया। दूसरा जो अटैम्प्ट था वो वास्को डी गामा को भेजा, जो कि 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। ठीक है, तो पहले में 1487 में बर्थोलोमियो डियाज को इसने पहुंचाया और दूसरे प्रयास में वास्को डी गामा को इसने पहुंचाया, जो कि सेम केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। भारत में भी ये कालीकट पहुंचा। ठीक है, उस समय कालीकट का राजा जमोरिन हुआ करता था और जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि जब ये भारत आ रहा था तो इसका एक सहायक था जो कि एक गुजराती था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीदी। ठीक है, तो इब्न मजीदी के बारे में आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से, या पूछ लेगा किस भारतीय की सहायता से भारत आया था, तो हम लोग ऑप्शन में लिख देंगे अहमद इब्न मजीदी। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचा था, कालीकट पहुँचा था। जमोरिन वहाँ का शासक था, जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें हम लोग वास्को डी गामा के बारे में जान लेंगे। ठीक है,
तो वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 20 मई 1498 को। ये कहाँ पहुंचा? भारत के कालीकट में। इसका जहाज़ जो था उसका नाम था साओ गैब्रियल, ठीक है। केप ऑफ गुड होप होते हुए ये आया। इसका सहायक अब अहमद मजीदी था और एक कालीकट शासक जमोरिन के पास पहुंचा, जिसने इसका खूब स्वागत किया। अब देखिए, जब ये भारत पहुंचा तो भारत में आने से पहले से ही अरब व्यापारियों का यहाँ दबदबा था। जैसे ही भारत पहुंचा तो अरब व्यापारियों से इसको खूब विरोध मिला, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, जान लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब ये पुर्तगाल लौटा तो इसको 60 गुना काली मिर्च का इसने व्यापार किया था और उसको करीब 60 गुना, लगभग 60 गुना मुनाफा इसको हुआ, ठीक है। 1502 में दोबारा भारत आया और 1503 में ये हम लोग देख चुके हैं कि कोचीन में पुर्तगाल की सबसे पहली फैक्ट्री मतलब दोस्तों यहाँ पे एक वेयर हाउस से है, ना कि कोई ऐसी मशीन यहाँ पे लगाई इन्होंने। बस एक वेयर हाउस से अपना एक सेंटर है जिसको एक फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आज के समय में जो फैक्ट्री होती है मशीन लगी, वो फैक्ट्री की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोचीन में 1503 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री खोली। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। देखिए, पहली बार ये 1498 में, दूसरी बार 1502 में, फिर तीसरी बार 1524 में जब ये आया तो 24 दिसंबर 1524 को कोचीन केरल में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब ये भारत आया, वास्को डी गामा जब भारत आया तो उस समय पुर्तगाल का जो शासक था वो था मैनुअल प्रथम और वहाँ का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर साइंटिफिक टेम्पर का बंदा था। इसी ने इसको भारत खोज के लिए भेजा था, ठीक है। भारत की स्थिति जान लेंगे। उस समय दिल्ली सल्तनत था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य हमारा 1526 ईस्वी से शुरू होता है और ये 1498 में आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का हुकूमत थी, ठीक है। उस समय सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, वो दिल्ली पर राज कर रहा था। विजयनगर में हम लोग देखेंगे नरसिंह राव की शासन था। तीसरा गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासक था, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से पुर्तगाल रिवाइज कर लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। हेनरी द नेविगेटर ने इसको भेजा और ये उसका एक सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। भारत ये गुजराती यात्री अहमद मजीदी की सहायता से आया और ये कालीकट में जमोरिन के पास पहुंचा और इसने जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया, ठीक है। जिस जहाज़ से वास्को डी गामा भारत आया उसका नाम साओ गैब्रियल था। केप ऑफ गुड होप ये होते हुए आया था, ठीक है। यहाँ पर आते ही इसका अरब व्यापारी ने खूब विरोध किया था। काली मिर्च के व्यापार से इसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1502 में दोबारा भारत आया। 1524 में तीसरी बार जो है भारत आया और मृत्यु इसकी 24 दिसंबर 1524 को कोचीन केरल में हो गई, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पुर्तगाल से भारत आने वाला पहला ऑफिशियल गवर्नर था, जो कि 1505 ईस्वी में भारत आया। इसके बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। इसके जितने भी समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली या फिर कहें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने सोचा कि जितने भी समुद्री मार्ग हैं इन सब पे पुर्तगालियों का अधिशासन हो जाए, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं, ये जितने भी समुद्री मार्ग थे उनको हथियाना चाहता था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था, 1505 में आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। और इसने
गोवा को 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा को इसने जीता। तथा दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे, इसने कोचीन को अपना केंद्र बनाया। गोवा को जीतने वाला शासक जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, इसने गोवा को जीता तो, लेकिन राजधानी अपनी कोचीन को बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है। पूछ देता है कि गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि इसने गोवा को जीता है तो राजधानी उसको बनाया होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। नीनो डी कुना जो कि तीसरा गवर्नर था भारत में आने वाला, उसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी केंद्र बनाया था। ठीक है, अगली बात इसके बारे में याद रखेंगे, इसने भारतीय महिलाओं के साथ विवाहिक नीति अपनाई तथा सती प्रथा पर रोक का इसने प्रयास किया। होमुर्ज को इसने 1515 तथा मलक्का को भी इसने 1511 में जीता था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, तीसरा जो गवर्नर था वो था नीनो डी कुना। नीनो डी कुना ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया तथा हुगली व सेंट थोमे में अपनी बस्ती बसाई तथा बेसिन व द्वीप पर अपना अधिकार जमाया तथा बहादुर शाह की मृत्यु की। ठीक है, ये हो गए तीनों इम्पोर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर जो कि भारत आए और इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया पुर्तगालियों का स्थापत्य जमाने में। अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाल जब इधर आए तो इन्होंने भारत में अपना क्या क्या योगदान दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। पूछ देता है कि प्रिंटिंग जो सौगात मिली थी भारत को वो किसके द्वारा मिली थी? पुर्तगालियों के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले 1556 में गोवा में अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। ठीक है, दूसरी चीज़ फसल, इन्होंने बहुत सारी फसलों को भारत में दिया, जैसे तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कॉफ़ी, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, ये सारी फसलें इन्होंने उगाने में भारत में योगदान दिया। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है जहाज़ निर्माण कला। चौथा है ईसाई धर्म का प्रसार जिसमें प्रसिद्ध मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था और इन्होंने सबसे पहला चर्च 1510 ईस्वी में सेंट थॉमस केरल खोला था, जो कि एक गॉथिक स्थापत्य कला के तहत बनाया गया था। गॉथिक स्थापत्य कला में ऐसे दोस्तों ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जाता है जो कि एक चोटी के समान, इसका गेट भी ऐसे चोटी के जैसे होते हैं। ये होती है गॉथिक स्थापत्य कला। ठीक है, तो इनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में हमेशा पूछ देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगाल के पतन के क्या कारण थे। सबसे मेजर कारण जो था वो यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष था। यूरोपीय कंपनी जो कि जिसमें ब्रिटिश मेन लीड में थी, सबसे प्रभावशाली जो कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिससे इन्होंने कई बार युद्ध भी लड़े और परास्त होकर जाना पड़ा। ठीक है, दूसरी चीज़ धार्मिक असहिष्णुता तथा कार्टेज अर्मिडा काफिला व समुद्री लूट की नीति थी। ये दोस्तों एक ऐसी नीति थी जिसमें पुर्तगाली व्यापारियों को पुर्तगाल के राजकुमार से एक तरीके का पास लेना पड़ता था जो कि समुद्री लूट से उनको बचाता था। कुछ फैक्ट्स इसमें देख लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो गोवा का गवर्नर था वो बोसा था तथा अंतिम गवर्नर 1961 में मैनुअल एंटोनियो था। ऑपरेशन विजय के बारे में जानेंगे जिससे गोवा दमनदीप को इसमें इंडिया में मर्ज किया गया था और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आप सभी जानते हैं। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों गोवा के बारे में। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डच के बारे में। ठीक है,
अब अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे चैप्टर कवर करेंगे 1 बाई 1, और साथ ही हम लोग MCQ भी लगाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। धन्यवाद।